हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को परहा या पढ़ा शासन व्यवस्था पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, परहा या पढ़ा शासन व्यवस्था। ये परहा या पढ़ा शासन व्यवस्था क्या था, इसको देखते हैं। ठीक, ये जो पढ़ा शासन व्यवस्था है, ये पढ़ा शासन व्यवस्था क्या है ना कि ये उरांव, जो उरांव जनजाति है, झारखंड की एक जनजाति है उरांव, उस जनजाति की ना ये मतलब शासन व्यवस्था है। ठीक, इसी शासन व्यवस्था के थ्रू मतलब वहाँ उरांव जनजाति जो है मतलब इसी शासन व्यवस्था को अपने में लागू की हुई या उन उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसी को पढ़ा शासन व्यवस्था बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट वर्ड में बोले तो उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है, उनका जो गांव या ग्राम पंचायत जिस चीज को चलाने की जो व्यवस्था है उसी को पढ़ा शासन व्यवस्था बोला गया है। ठीक, चलिए देखते हैं इंट्रो हमारा क्या है। ठीक, ये हमारा इंट्रो है। इंट्रो आप परिचय लिख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ा शासन व्यवस्था उरांव जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है। पढ़ा शासन व्यवस्था उरांव जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है। ठीक है, झारखंड में उरांव जनजाति का प्रवेश 13वीं सदी में, झारखंड में उरांव जनजाति का जो प्रवेश है ना वो 13वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियारुद्दीन खिलजी के साथ हुआ था। ये बख्तियारुद्दीन खिलजी है, ये कौन था? चलिए इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं। ये बख्तियारुद्दीन खिलजी जो है वो कौन था ना, ये गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? आपको पता है? अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, ये गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था उसी का नाम बख्तियारुद्दीन खिलजी था। और ये बख्तियारुद्दीन खिलजी ने ही ना बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको जलाया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसी के आगमन के साथ ही ना भारत में उरांव जनजाति का आगमन होता है। ठीक, उरांव जनजाति के द्वारा खेती के लिए बनाई गई भूमि को भूमि कहते थे। उरांव जनजाति के द्वारा मतलब उरांव जनजाति के द्वारा खेती के लिए बनाई गई जो भूमि होती थी उनसे भूइहरी भूमि कहते थे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। उरांव जनजाति द्वारा बनाई गई भूमि को मतलब खेती योग्य बनाई गई भूमि को क्या बोला जाता था? भूइहरी भूमि। ठीक है, भूइहरी भूमि कहते थे तथा इस गांव के मालिक को भूइहर कहते थे। ठीक है, और उस गांव के मालिक को क्या बोला जाता था? भूइहर कहा जाता था। ठीक, उसके बाद क्या है कि उरांव झारखंड की दूसरी एवं देश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। हाँ, जो उरांव है वो झारखंड की दूसरी है और देश की जो है ना ये चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, उरांव में एक कहावत है, देखते हैं, चलिए देखते हैं कि क्या कहावत है। उरांव में कहावत है, पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। मतलब जो पाहन है वो गांव को बनाता है लेकिन महतो जो होता है वो गांव को चलाता है। मतलब पाहन जो है वो गांव को बनाने का कार्य करता है, तो महतो जो होता है वो गांव का प्रधान होता है, ये गांव को चलाता है, गांव की जो भी समस्याएं रहती है उसका समाधान करता है। ठीक है, अब देखते हैं पढ़ा शासन व्यवस्था का स्वरूप कितने प्रकार का है। ठीक, पढ़ा शासन व्यवस्था का स्वरूप 2 प्रकार का होता है। पहला ग्राम स्तर पर, दूसरा पढ़ा स्तर पर। ठीक है, पहला जो है ग्राम स्तर पर और दूसरा जो है पढ़ा स्तर पर। देखते हैं पहला क्या है, ग्राम स्तर पर क्या है शासन व्यवस्था उरांव का, उसको देखते हैं। ठीक, ग्राम स्तर पर उरांव के गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। उरांव के गांव में मतलब उरांव का जो गांव होता है उसमें एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है और इस ग्राम पंचायत के संचालन हेतु निम्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। और इस ग्राम पंचायत को चलाने के लिए निम्न अधिकारियों की ना नियुक्ति भी की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं वो अधिकारी कौन है और वो अपना कार्य क्या करते हैं ग्राम पंचायत के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है हमारा महतो क्या करता है उसको देखते हैं। ठीक, महतो का काम क्या है ग्राम पंचायत में उस चीज को हम देखते हैं। भूइहर गांव में धर्मेश जो है वो देवता है। मतलब जो उरांव जनजाति है उनके जो मुख्य देवता है या उनके जो कुल देवता है उनको धर्मेश बोला गया है। ये सूर्य देव है, मतलब धर्मेश देवता ही सूर्य देव है। ठीक है, सूर्य देवता को ही ये सबसे ज्यादा मतलब अपना मानते हैं। ठीक, धर्मेश के बाद सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत ग्राम पंचायत थी। मतलब धर्मेश देवता जो इनके देवता है, इनके कुल देवता है, उसके बाद जो सबसे बड़ी स्रोत है, वहां की सबसे बड़ी शक्ति है वो क्या है? ग्राम पंचायत है, जिसका प्रधान महतो कहलाता है। यह गांव का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का रक्षक है। ये गांव का क्या है कि
सामाजिक तौर पर भी और सांस्कृतिक तौर पर भी उस जीवन का रक्षक करता है। मतलब उरांव जनजाति की जो भी परंपरा है उस चीज़ को वो रक्षा करता है, और उसकी जो समाज में जो भी उनकी मतलब धार्मिक वातावरण या उनका जो भी विचार है उस चीज़ को वो बना रहने देता है, उस चीज़ को समाप्त नहीं होने देता, उस चीज़ को आगे बढ़ाता है। ठीक है। महतो गांव के सभी प्रशासनिक कार्य करता था। महतो जो होता था वो गांव का सभी प्रशासनिक कार्य करता था, जितना भी प्रशासनिक कार्य है वो महतो किया करता था। ठीक है, इसलिए इसे स्वतंत्र प्रधान कहा गया है। ठीक है, महतो को दी जाने वाली भूमि महतोई भूमि कहलाती है। ठीक, महतो को जो भूमि दी जाती है वो महतोई भूमि कहलाती है। इसमें एक कल्चर है ना कि उरांव जनजाति जो होते थे ना वो अपना मतलब जो भी उच्च अधिकारी होते थे या कोई भी अधिकारी होते थे उनको कोई भी सैलरी नहीं मिलती थी। ठीक है, सैलरी के बदले में ना इन लोगों को कर मुक्त जमीन मिलती थी। ठीक, इन जमीनों का भी अलग अलग नाम है। जैसे एक नाम क्या हो गया, महतो को दी गई भूमि महतोई भूमि। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, पाहन। पाहन का क्या कार्य है देखते हैं। पाहन गांव का धार्मिक प्रधान होता था। पाहन जो है वो क्या है कि गांव का वो धार्मिक प्रधान होता था। यह गांवों में धार्मिक अनुष्ठान, पर्व त्योहार, शादी विवाह आदि का कार्य कराते थे। ठीक, जो पाहन होता था वो क्या करता था, गांव का वो धार्मिक प्रधान होता था। वो गांव का मतलब जितने भी धार्मिक कार्य होते थे वो पाहन ही करवाता था। जैसे कौन क्या क्या कार्य हो गया धार्मिक कार्य में, धार्मिक अनुष्ठान, पर्व त्योहार, शादी विवाह आदि का कार्य जो करवाता था वो कौन था, पाहन करवाता था। ठीक है, इसके बदले उन्हें कर मुक्त जमीन दी जाती थी। ठीक है, इसके बदले में उसे क्या होता था कि कर मुक्त जमीन दी जाती थी, जिसे पहनोई भूमि कहते थे। जिसे क्या बोला जाता था, पहनोई भूमि कहते थे। यह पद हमेशा किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता था। मतलब जो पाहन होते थे ना वो पाहन हमेशा ना एक शादीशुदा व्यक्ति ही पाहन बन सकता था, वरना मतलब जो जिसका शादी नहीं हुआ हो वो व्यक्ति कभी भी ये पाहन का पद नहीं प्राप्त कर सकता था। ठीक, इसमें मैरिड लोग ही पाहन बनने के काबिल थे, अनमैरिड को पाहन नहीं बनाया जाता था। ठीक है, ये इनका रिचुअल्स था। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, मांझी। मांझी क्या है चलिए देखते हैं। मांझी महतो का सहयोगी होता था। जो मांझी है वो महतो का सहयोगी होता था। ठीक है, महतो कौन, गांव का मतलब ग्राम पंचायत का प्रधान। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान का सहयोगी कौन होता था, मांझी। ठीक है, मांझी जो है वो क्या है, महतो का सहयोगी है। महतो की मदद के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। महतो की मदद के लिए ही इसकी नियुक्ति की जाती थी मांझी की। महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता था। मतलब महतो के जो भी पंचायती आदेश होते थे उसे लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता था। बोला जाए तो एक वर्ड में संदेशवाहक था। ठीक है, संदेशवाहक भी आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, संदेशवाहक, ये संदेशवाहक था। ठीक है, हमारा चौथा क्या है, बैगा। बैगा कौन होता था चलिए देखते हैं बैगा का क्या कार्य था। ठीक, यह पाहन का सहयोगी है। यह पाहन जो है उसका सहयोगी है, मतलब धार्मिक प्रधान जो है ग्राम पंचायत का उसका सहयोगी कौन है, बैगा। ठीक है, बैगा जो है वो पाहन का सहयोगी है तथा इसका मुख्य कार्य ग्रामीण देवता की पूजा कर उसे शांत करना है। इसे वैद्य भी कहा जाता था। इसे मतलब बैगा को वैद्य भी कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हमारा क्या है, पढ़ा स्तर पर। पढ़ा स्तर पर देखते हैं कि पहले ग्राम स्तर पर देख लिए हम लोग, ग्राम स्तर पर मुख्य अधिकारियों को देख लिए। अब पढ़ा स्तर पर देखते हैं पढ़ा स्तर की कैसे क्या नियति है, इस चीज को देखते हैं और इनके मुख्य अधिकारी जो है वो कौन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ा स्तर पर उरांव में कई गाँव को मिलाकर, मतलब उरांव में कई गाँव को मिलाकर जैसे 5, 7, 12, 21 या 22 इतने सारे अगर गांव मिलते हैं तो अंतर ग्रामीण पंचायत को गठन किया जाता है। मतलब अगर 5 या 7, 12, 21, 22 इतने सारे अगर गांव मिल रहे हैं ना तो एक गांव को मतलब बनाया जाता है। ठीक है, एक पंचायत को बनाया जाता था। ठीक, जिसे पढ़ा पंचायत कहते थे, जिसे क्या बोला जाता था, पढ़ा पंचायत कहा जाता था। ठीक है, यह पंचायत 2 या 2 से अधिक गांव के बीच के विवादों का निपटारा करता था तथा यह पंचायत निम्न, मध्य और उच्च 3 श्रेणियों में विभाजित था। ठीक, देखिए ये मतलब यह पंचायत 3 श्रेणियों में विभाजित था। पहला
क्या है कि उच्च पंचायत या उच्च श्रेणी, दूसरा क्या है मध्य पंचायत या फिर मध्य श्रेणी, तीसरा क्या है निम्न पंचायत या निम्न श्रेणी। ठीक, पहले क्या होता है कि अगर कोई भी गांव का या किसी भी तरह का कोई भी केस है गांव में, या फिर मान लीजिए शादी विवाह से रिलेट ही है कि अगर शादी विवाह में लड़ाई हो गई या भाई भाई में लड़ाई हो गई, तो वैसे विवाद सबसे पहले कहाँ जाएंगे, निम्न पंचायत में जाएंगे। ठीक, अगर निम्न पंचायत उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाता है तब मध्य पंचायत में जाएगा, अगर मध्य पंचायत भी उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाता है तो उच्च पंचायत में जाएगा। ठीक, ये आगे आपको बता देंगे कि निम्न पंचायत क्या था, मध्य पंचायत क्या था, उच्च पंचायत क्या था। अगर आपको जानना है तो निम्न पंचायत हो गया ग्राम पंचायत, और मध्य पंचायत हो गया हमारा पढ़ा राजा, और जो उच्च पंचायत है वो हो जाता है हमारा पढ़ा दीवान। पढ़ा दीवान सुप्रीम कोर्ट का कार्य करता था, वो जो बोल दिया वही होता था रियलिटी में। अगर वो जो भी सुनवाई वो देता था वही मतलब पत्थर की लकीर कर दी जाती। ठीक, इसे अगर बोला जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसे बोला जाए इसको हम हाई कोर्ट बोल सकते हैं, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक, पहले निम्न पंचायत में किसी विवाद को प्रस्तुत किया जाता था या यहाँ निर्णय ना हो तो मध्य पंचायत में विवाद को भेजा जाता था, और यहाँ भी निपटारा ना हो तो उच्च पंचायत में लोग अपील करते थे। पंचायत की कार्यवाही में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते थे। यहाँ उरांव का मुख्य प्रशासनिक इकाई था। ठीक, यह जो था ये उरांव का ये एक मुख्य प्रशासनिक इकाई भी था। ठीक है, अब हम देखते हैं पढ़ा स्तर के मुख्य अधिकारी भी जो थे वो निम्न थे। पहला हमारा पढ़ा राजा हो जाएगा। पढ़ा राजा क्या है चलिए देखते हैं। पढ़ा राजा वही क्या हो गया, ये हमारा हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट इसी को बोला जाता है पढ़ा राजा को। ठीक है, हाई कोर्ट क्या हो गया हमारा पढ़ा राजा। यह पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है तथा उन मामलों का निपटारा करता था जो महतों द्वारा नहीं किया जा सकता था, या फिर महतों ने उस मामले को पढ़ा राजा के पास स्थानांतरित कर दिया हो। पढ़ा राजा का कार्य क्या होता था, मतलब जो महतो जो होता था ना, उसके द्वारा अगर कोई भी मतलब महतो अगर ग्राम पंचायत का तो ये प्रधान होता है ना, तो ये महतो के पास अगर कोई विवाद आ गया और उसका वो निपटारा नहीं कर पा रहा है तो वो ये मामला जो रहता था वो पढ़ा राजा के पास पहुंच जाता था। अगर पढ़ा राजा के पास पहुंच जाता था, या फिर महतो भी ना अपने से उस चीज को हस्तांतरित उस विवाद को हस्तांतरित पढ़ा राजा के पास कर सकता था। ठीक है, हमारा दूसरा क्या है पढ़ा दीवान। पढ़ा दीवान मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक, पढ़ा दीवान मतलब हमारा क्या है सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, पढ़ा दीवान मतलब सुप्रीम कोर्ट। इसका जो भी न्याय आएगा वही मतलब पत्थर की लकीर है, इसके बाद चेंजिंग नहीं आ सकती है। ठीक है, पढ़ा पंचायत में यह प्रमुख न्यायिक अधिकारी होता था। पढ़ा पंचायत में ये जो है ये मतलब क्या है कि प्रमुख न्यायिक अधिकारी होता था जो सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता था। ये सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता था। ठीक, यह सभी पढ़ा राजाओं के ऊपर होता था और उनके बीच समन्वय स्थापित करता था। मतलब ये क्या है कि जितने भी पढ़ा राजा होते थे उन इस सबसे ऊपर होता था और उन लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता था। जिस मुद्दे पर पढ़ा राजा निर्णय नहीं ले पाते थे उसे पढ़ा दीवान के पास स्थानांतरित कर दिया जाता था और इनका फैसला अंतिम फैसला होता था। मतलब क्या है कि हस्तांतरित किया जाता था। अगर पढ़ा राजा भी किसी भी विवाद का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है तो उसे भी क्या किया जाता था, पढ़ा दीवान के पास भेजा जाता था। और पढ़ा दीवान मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है, वो जो बोल दिया उसका अंतिम फैसला होता था। उसके बाद कोई फैसला नहीं होता था, जो सुनवाई हो गई वो हो गई। ठीक है, उरांव की परंपरागत शासन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी को कर लेने का प्रचलन नहीं था। मतलब उरांव से जुड़े जो भी परंपरागत व्यवस्था से मतलब अधिकारी थे उनको कर लेने का प्रचलन नहीं था, वो कर नहीं लेते थे। ठीक है, उन्हें बदले में कर मुक्त जमीन दी जाती थी। ठीक, कर मुक्त जमीन उन्हें प्रदान की जाती थी जो कुछ इस प्रकार की थी। ठीक, पहला क्या है, पढ़ा राजा को दी गई भूमि मंझेश भूमि कहलाती थी। पढ़ा राजा को जो भूमि दी जाती थी उसे मंझेश भूमि कहते थे। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, पाहन को दी गई भूमि को पहनोई भूमि कहते थे। ठीक है, हमारा फिर तीसरा क्या है कि महतों को दी जाने वाली भूमि को महतोई भूमि कहा जाता था। ठीक है, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।